प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं प्री के लिए। बहुत दिन से आप लोग ये कह रहे थे कि अभी हमारा प्री आ गया है, थोड़ा सा प्री पे क्लास होनी चाहिए। तो प्री के लिए हम लोग अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से ही, और इतिहास सबसे पहले शुरू करेंगे। हो सकता है इसके बाद इकोनॉमी भी शुरू हो जाए। तो हिस्ट्री में सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, और हम लोग यहाँ इस क्लास में ये प्रयास करेंगे, अधिकतर क्वेश्चन का एनालिसिस इस आधार पे होगा पीवाईक्यू से जो भी प्रश्न बनते हैं उससे एक तो आपको आइडिया ये मिलेगा कि प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं, प्रश्नों को कैसे आंसर देना है, और हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े। कि इसके लिए एक काम आपको करना होगा कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, और हम यहां पर आपके साथ और मेहनत थोड़े से कि जिससे आप क्वेश्चन पकड़ने में आसानी हो। कौन सा ऑप्शन एकदम सही नहीं होगा इसका भी थोड़ा तरीका देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके जो सिलेबस पर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है। प्राचीन भारत से बहुत सारे टॉपिक हैं। एक तो ऐतिहासिक स्रोत वाला टॉपिक अध्याय 1, दूसरा अध्याय आपको दिखाई देगा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का। अध्याय 3 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको जो साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आइडिया लगा लीजिए। अध्याय 3 में सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और उसका विकास, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और मिसलेनियस क्वेश्चन। अध्याय 4 में क्या है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में आपके सामने क्या क्या आएगा? ये आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य और दर्शन। प्रश्न कहां से पूछेंगे? वैदिक साहित्य से प्रश्न आ सकता है। और दूसरा, अगर आप देखें तो उत्तर वैदिक काल में कोई परिवर्तन हुआ, जो आईएएस में प्रश्न बनेगा। स्टेट पीएससी में फैक्चुअल प्रश्न। और अगर आप देखें तो प्रश्नों की प्रकृति दो प्रकार की रहेगी, एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्ट। अध्याय 4 आपको समझ में आ गया। अध्याय 5 देखिए, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है कि जैन धर्म, महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं, उससे जुड़े हुए प्रश्न, कौन कौन से विचार दिए, फिर स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न। तो यहां से जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई दे। फिर अध्याय 6 में क्या है? बौद्ध धर्म। ऐसे ही प्रश्न कि भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, उनकी शिक्षाएं। अध्याय 7 में क्या है? महाजनपद का काल। धीरे धीरे जो राज्य बने, जो जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, वही 16 महाजनपदों की चर्चा इस अध्याय में होगी, और वहां पे मगध का उत्कर्ष दिखाई देगा। इसके अलावा अध्याय 8 में क्या है? ईरानी और यूनानी आक्रमण। हम लोग पहले जो है पढ़ने से पहले चैप्टर समझ रहे हैं कि पढ़ेंगे क्या, और जब हम आएंगे उतरेंगे क्वेश्चन पे तो हम लोग ये देखेंगे किस चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं। उसके हिसाब से उसका फिर हम लोग एक आधार तय करेंगे कि किस चैप्टर पर कितना टाइम देना होगा। देखो, सिलेबस लंबा चौड़ा है हिस्ट्री का। सिलेबस में जहां से प्रश्नों को बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस और वहां पर समय ज्यादा लगाना है। ये क्लास आपकी डेली होगी, इसमें कोई समस्या नहीं, डेली क्लास होगी ये। अध्याय 9 में क्या है? मौर्य साम्राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया में, जहां से प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा, मौर्य साम्राज्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, यहां से जुड़े हुए प्रश्न। और सबसे ज्यादा प्रश्नों के पूछने की प्रकृति आपको दिखाई देगी अशोक के शिलालेख, अभिलेख से। उसके शिलालेख कहां कहां मिले, अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, किसमें अशोक का नाम मिलता है, किसमें उसको प्रियदर्शी राजा कहा गया, ये सारे प्रश्न भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप प्रश्न बिल्कुल आराम से कर लेंगे। और अगर आपने रटने का प्रयास किया, मैं बार बार समझाता हूं, हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं रटिए मत, समझ लीजिए। क्योंकि फैक्ट का एक मोटा मोटा अपने दिमाग में खाका बना के रखिए, इससे ज्यादा फोकस मत करिए। कुछ लोग होते हैं कि हर चीज को रटने का प्रयास करते हैं, ऐसा मत करिएगा हिस्ट्री में, क्योंकि अब स्टेट पीएससी में भी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्लियर आप सबको? आगे आइए। अध्याय 10 में क्या है? मौर्योत्तर काल। एक तो मौर्योत्तर काल में आपको देखना है जो शुंग वंश, फिर सातवाहन, कर्ण, इक्ष्वाकु, हिंद एवं शासक, शक शासक, फिर जो पार्थियन, पहलव, कुषाण, और उसके समय की जो कला और संस्कृति है। इस वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न आपके सामने दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि यहां पर कुछ बाहरी भी शासक आएंगे। यहीं पे आपको दिखाई देगा कनिष्क, इसी समय दिखाई देगा ना कनिष्क। और चूंकि यहां पर एक बड़ा शासन स्थापित होगा, इसी समय सोने के सिक्के भी खूब चलेंगे। तो भारत में जब आप देखोगे तो एक पूरा विस्तार दिखाई देगा, जो विदेशी शक्तियां हैं। तो ये चैप्टर भी अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर जो गुप्त काल में क्या देखेंगे? उस समय के प्रमुख शासक, उनका प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था। प्रश्न कहां से ज्यादा रहेंगे? गुप्त कालीन के साहित्य और विज्ञान से। अब प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति हो गई है आर्ट एंड
कल्चर, कला संस्कृति के प्रारूप से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न जो प्रमुख शासकों पे प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्जाम है, ये शासक रहा, ऐसे रहा। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो या तो आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन, या वहां के साहित्य या विज्ञान, अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे उस समय के वैज्ञानिक विकास। और मेंस में तो प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। मैं आपको मेंस में तो एग्जैक्ट बता दूंगा, यहीं से प्रश्न पूछा ही जाएगा। ये तरीका आपको देखना होगा। इसके बाद देखिए अध्याय 13 को देखिए, उसमें क्या है, दक्षिण भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा, जिसमें जो वाकाटक, चालुक्य, पल्लव और जो संगम काल है उसके समय के जो प्रमुख जो साहित्य रहे हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न। इसके बाद यहां आएगा अध्याय 14 जो पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या हो गया, यहीं से मध्यकाल के पहले की परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी और यहां पर राज्य टूटेंगे। जो गुप्तों के समय से ही वो प्रक्रिया आपको दिखेगी कि सामंतवाद का उत्थान होगा और धीरे धीरे वो प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते एकदम राज्य भारत में जो विखंडित राज्य की अवधारणा दिखाई देगी। तो पूर्व मध्य काल में अगर आप देखेंगे तो 800 से जो 1200 का काल है, ये राजपूत काल भी इसको अगर आप कहें तो कोई बड़ी बात, क्योंकि राजपूतों का ही समय रहा। अगला चैप्टर किसका होगा, मध्यकाल का, जब भारत में अरब आक्रमण होगा, तुर्क आक्रमण होगा। अब यहां पर एक आपने अलग अलग कर लिया, एक तो मध्यकाल को अलग कर लिया, प्राचीन भारत को अलग कर लिया, फिर आधुनिक भारत को अलग करेंगे। ठीक है। अब एक बात यह समझनी है कि प्रश्न के जो रूप आपको दिखेंगे, एक तो इनिशियली जब भी कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, जिस भी काल, जैसे इस काल में भारत में बड़ा परिवर्तन दिखने वाला, क्यों दिखेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये जो चैप्टर शुरू होगा, दिल्ली सल्तनत एक नया राज्य बनेगा। अब यहां से मध्यकाल से आमतौर पर प्रश्न स्टेट पीएससी में, आईएएस में लगभग 3 से 4 प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रही है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो उलझ जाएंगे, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे नहीं जाना है। एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपको तैयार कर लेनी है और मैंने इस पे खूब लेक्चर ले रखे हैं। अगर आप लेक्चर ना देख पाए तो प्रैक्टिस जो प्रश्नों की करिए और उसमें भी ये समझने का प्रयास करिए कि इस समय जो बड़े बदलाव हुए हैं इनसे भारत में क्या हुआ। एक तो अभी आपने देखा था इसके पीछे जो पूर्व मध्यकाल का समय था, उस समय विखंडित भारत था, इस समय एक भारत हो गया। केंद्रीय संरचना, दिल्ली सल्तनत के आने के बाद भारत में केंद्रीय संरचना आपको दिखेगी। दिल्ली सल्तनत मजबूत होगी और अलग अलग जो स्टेट हैं उन सबको अधिकारता में लोग ले लेंगे, इसलिए एक आपको केंद्रीय प्रशासन दिखाई देगा। अध्याय 17 में क्या है आपके सामने, जो प्रशासन दिल्ली सल्तनत का, वहां का समाज और कला संस्कृति। ये आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आईएएस के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और उस समय की रचना है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां का समाज था, वहां की संस्कृति थी और वहां की संस्कृति के साथ साथ अर्थव्यवस्था, प्रशासन कैसा था, इससे जुड़े हुए। तो ये चैप्टर आप वहीं पे इंपॉर्टेंट करेंगे कि यहां पर हमें फोकस करना है। आगे देखिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में फिर क्या दिखाई देगा, इस समय कुछ विदेशी यात्री आएंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा पूछे गए। कौन किसके समय में आया, अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया, जो निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया, ये प्रश्नों की बिल्कुल एक जो निश्चित प्रक्रिया दिख जाएगी आप। तो यहां पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे। प्रांतीय राज्य, इससे इक्का दुक्का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इससे बहुत ज्यादा अगर आपको रटने का मन है तो इसको आप जो देख सकते हैं कि जो प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति सूफी आंदोलन से यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा, स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट को लेकर। भक्ति सूफी आंदोलन में जो भक्ति आंदोलन, फिर इसी में जो सिख धर्म चला उसमें भी जो भक्ति का प्रारूप था उससे प्रश्न, और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। इसके अलावा सूफियों से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो सूफियों का सीक्वेंस क्या है, सूफी विचारधारा क्या है, उसमें भक्ति का मेलजोल कैसे है, इससे जुड़ा ये प्रश्न यूपीएससी के लिए ये वाला अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुगल साम्राज्य, जो शासकों के बारे में है, इस तरीके के प्रश्न आपको जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका सीक्वेंस मिलाइए, ये करिए कि इसका क्या समय। प्रश्न आपको स्टेट पीएससी और आईएएस में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का प्रशासन, समाज, कला और संस्कृति, वही इंपॉर्टेंट करिए ये चैप्टर। इसके क्वेश्चन को खूब मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि इतने चैप्टर हैं तो किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है ये सोचने की जरूरत होगी। हम हर चैप्टर को अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। जहां से प्रश्नों की प्रकृति ज्यादा है, प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस कहता है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसको कायदे से पढ़ लोगे तो आर्ट एंड कल्चर भी तैयार हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर की अलग से क्लास होती है,
अलग से क्लास टीचर लेते हैं और जो मैं भी लेता, लेकिन अगर इसको ही कायदे से अगर आपने पढ़ लिया तो फिर बात बन जाएगी। आर्ट एंड कल्चर का भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्थापत्य भी है, चित्रकला भी है और जो साहित्य और संगीत, ये ही तीन चीज हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाते हैं। हम फोकस हो जाते हैं किसी भी चैप्टर के स्थापत्य पर, चित्रकला पर, साहित्य पर। आर्ट एंड कल्चर में यही प्रारूप दिखेगा कि सल्तनत काल में क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत में उस समय का स्थापत्य, उस समय की चित्रकला, उस समय का साहित्य, उस समय का संगीत। वैसे ही मुगल काल में जब आ गए, वैसे ही राजपूत काल की बात जब हो रही है तो उस समय, और इसके पीछे जो गुप्त काल की बात हो रही है तब भी स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य अगर कुछ है तो देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज दिखेगी आपको। इसके अलावा उत्तरवर्ती मुगल, एकदम हल्के प्रश्न यहां से आते हैं। जो 12 शासक है, रंगीला टाइप के, मूर्ख टाइप के, उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रश्न कहां से आएंगे? मराठा। जो मराठा से स्टेट पीएससी में भी प्रश्न है और आईएएस में भी प्रश्न। क्यों? कि इसी स्थान से हिंदू पद पातशाही की शुरुआत होती है। जब मुगल टूटते हैं तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहीं पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो बालाजी विश्वनाथ, इसके अलावा जो बाजीराव प्रथम, बहुत सारे आपको जो पेशवा दिखाई देंगे। और इन लोगों ने मराठा राज्य और मराठा संघ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष, फिर शिवाजी उत्तराधिकारी बहुत योग्य नहीं, और उसके बाद उनका शासन खींच लिया पेशवाओं ने। अब पेशवाओं का शासन, उसके बाद मराठा प्रशासन। आधुनिक भारत में क्या है? आधुनिक भारत में यहां से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि सीक्वेंसिंग कब कौन सी कंपनी आई, क्या उसका प्रारूप था। बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिए और यहां से कुछ प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्यों? क्योंकि मुगल टूट चुके हैं और क्षेत्रीय शक्तियां उदित हो रही हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश काल की आर्थिक नीतियां, प्रश्न यहां से आपके पास आईएएस में मिलेंगे, इस वाले चैप्टर से। स्थायी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त, फिर महालवाड़ी बंदोबस्त और उस समय की जो गतिविधियां हैं। एक बार पहले आपको अपने चैप्टर को समझना पड़ेगा कि चैप्टर में कहां कहां से प्रश्न किस तरीके के बन रहे हैं, उनको कैसे हमें करना है और किस चैप्टर पर हमें ज्यादा टाइम देना है और किस पर बिल्कुल समय हल्का देना है ना। स्टार बना लेंगे उस चैप्टर के ऊपर, किसके ऊपर 3 स्टार, इसके ऊपर 2 स्टार, इसके ऊपर 1 स्टार, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसके ऊपर 5 स्टार। तो 5 स्टार ऐसे चैप्टर पे बनाएंगे जिसको मैं बताऊंगा कि जहां बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। और जितने क्वेश्चन उसके आए हैं आईएएस में, पीसीएस में, अदर स्टेट पीएससी में, चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे वो जो बिहार का एग्जाम रहा हो, कहीं का एग्जाम रहा हो, हमको उसके क्वेश्चन उस चैप्टर के देख लेने हैं। क्या क्लियर? फिर जो जनजातियों का विद्रोह हुआ अंग्रेजों के समय में, आज के समय में इस पे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, उसके पीछे का थोड़ा आधार समझिएगा। अब बात क्या हो गई है, अब ना उपाश्रित दृष्टिकोण चल रहा है, जिसको हम कहते हैं सबल्टर्न अप्रोच। सबल्टर्न अप्रोच जब हिस्ट्री में क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर जब भी सेट कर रहा है तो अब देख रहा है कि आम वर्ग जो उस समय का वंचित वर्ग था उसके साथ किस तरह की चीजें दिख रही। तो जनजातियों के विद्रोह, जैसे चाहे वो जो मुंडा विद्रोह हुआ हो, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे वो कोल विद्रोह रहा हो, कोई विद्रोह, कोई भी जो किसान आंदोलन रहा हो, उससे जुड़े हुए प्रश्न। ये बात हो रही है अभी जब अंग्रेज आए हैं उसी समय स्टार्टिंग के फेज में, और यहां से जो जनजातियों का विद्रोह है, चाहे वो जो किसानों का विद्रोह है या जो दूसरे आम जन के विद्रोह है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति अभी हाल फिलहाल में बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब भी आप अप्रोच पे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर यहां पर ले आए। इतिहास में एक आइडियोलॉजी काम करती है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और जब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होगी तो इस पे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। स्टेट पीएससी में तो पूरा यहीं से प्रश्न आपको अच्छा खासा मिलता है। जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण जो मिशन है, फिर विधवा पुनर्विवाह, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा भारत में प्रेस और जो शिक्षा का विकास, अब यहां पे ये वाला जो टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास, इससे प्रश्न आएगा। शिक्षा का विकास, इसमें अगर आप देखेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जिससे भारत में धीरे धीरे पुस्तकें आने लगी, और जब शिक्षा का डेवलपमेंट होगा तो यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्या क्लियर? तो ये चीज दिख रही है। उसके बाद फिर देखिए 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह पे हिट प्रश्न है, यहां से आता ही आता है। 1857 को तैयार करिए, हर साल प्रश्न यहां से 1857 में प्रश्न रहता है। मेंस में भी प्रश्न रहता है,
मेंस में भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन हुआ और यहीं से भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया और यहीं से विक्टोरिया ने भारत की जनता और ब्रिटेन की जनता के साथ कम से कम ये बात बोली कि भारत की जनता भी मेरी जनता है, मैं लिंग, वंश और जो यहाँ की परिपाटी है उसके आधार पर विभाजन नहीं करूंगी, ये बात बोली विक्टोरिया ने। यहां से प्रश्न चूंकि पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। क्या क्या यहां तो विद्रोह का कारण स्वरूप, इसको कुछ लोग कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ कहते नहीं था। जो अंग्रेजों के समर्थक होंगे वो बोलेंगे नहीं था, जो राष्ट्रवाद के समर्थक होंगे वो बोलेंगे था। हाँ, यूपीएससी के लिए भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, तो पीसीएस में तो है ये, आपके जो यूपीएससी में भी इसका जो प्रश्न रहता है कथन कारण के रूप में आ सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस की स्थापना और उसका विस्तार, एक तो ये प्रश्न आता है कभी कभी स्टेट पीएससी में कि जो कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन थे, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति स्टेट पीएससी में रहती है। आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम है, लेकिन आईएएस में प्रश्न यहां से उदारवाद और उग्रवाद के चरण से प्रश्न रहता है। मेंस का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां स्टार लगा लीजिए 5। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर जो है कांग्रेस की स्थापना और विस्तार, यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद सबसे पहले उदारवादी चरण चलेगा, फिर उसके बाद जो उग्रवादी चरण चलेगा, और बाद में चल के इसी चरण की असंतुष्टि के कारण क्रांतिकारी चरण चलेगा। क्या बात समझ में आ गई? कांग्रेस की स्थापना और विस्तार वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप देखोगे तो यहां आपको समय देना है। क्यों? क्योंकि ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला ये जो चरण है, यहां पर अगर आप देखें, एक तो बंगाल का विभाजन 1905, फिर उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, फिर दिल्ली दरबार लग रहा है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। जो बंगाल के विभाजन से ही बहुत सारी चीजें निकलेंगी राष्ट्रीय आंदोलन में। यहीं से आपको दिखाई देगा जो स्वदेशी बहिष्कार है ना, बहुत सारे मूवमेंट चलेंगे, जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी, और इसी मुद्दे को लेकर, बंगाल विभाजन के मुद्दे को लेकर ही नरमपंथी गरमपंथी आपस में लड़ गए और सूरत में बड़ी कुर्सियां चली, मार कुर्सी जो है नरमपंथी गरमपंथी आपस में एक कर दिए। और अंग्रेज यही चाहते थे। बाद में अगर आप देखें तो गरमपंथियों का बहुत ज्यादा जो मार्मिक तरीके से उनको हटाने का प्रयास किया गया, और यह कहा गया कि जो नरमपंथी हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये बात आपको यहां पर इस चैप्टर में दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, ये टॉपिक मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन और उनके आरंभिक सत्याग्रह। 1915 में अगर आप देखें तो गांधी जी आए, 1917 का आरंभिक सत्याग्रह उनका है, चंपारण। तो यहां पर देखेंगे ये दिखाई देगा रॉलेट एक्ट से प्रश्न, फिर जो जलियांवाला, फिर खिलाफत, असहयोग और चौरी चौरा। ये रटना नहीं है यहां पे, ये सारे टॉपिक समझने के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और इससे जुड़े हुए प्रश्न अगर आपको ठीक करने हैं तो थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड अगर आपके पास है नॉलेज, तो ये प्रश्न आप ठीक कर ले जाओगे। क्या आपको समझ में आई बात? फिर राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, ये बहुत ही जो लंबा चरण है, तीसरा चरण। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि स्वराज पार्टी बनी, उसने जाकर जो विधानसभा में रखा कि नहीं हम लोग मांग रखेंगे, फिर जो भारत में जो साम्यवादी दल थे वो आए, फिर इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं जो ट्रेड यूनियन बना, फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन का यहां पर आपको दूसरा चरण दिखाई देगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रश्न यहां से दिखाई देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से अगर 10 से 12 प्रश्न पूछे गए तो 5 से 6 प्रश्न यहां से ही रहेंगे। 5 प्रश्न तो 4 प्रश्न की तो बिल्कुल गारंटी है यहां से प्रश्न आएंगे। देखिए मैं आपके सामने अपने आप ही आपको दिखाता हूं। जो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, प्रथम गोलमेज, फिर जो गांधी इरविन समझौता, फिर इसके अलावा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर पूना पैक्ट, इसके पहले जो कम्युनल अवार्ड आया था, यहीं पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ कि दलितों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और अगर आप देखें कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी बनी, 1935 का प्रांतीय चुनाव, हरिपुरा और जो त्रिपुरी अधिवेशन, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को बाद में आगे चलकर छोड़ना पड़ा कांग्रेस, और फिर यहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, 5 स्टार इस पे लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद क्या है, जो गवर्नर जनरल, वायसराय, और ये सारे प्रश्न आपको स्टेट पीएससी में मिलेंगे। इसको आप स्टेट पीएससी के लिहाज से आप कर सकते हैं। स्टेट पीएससी वनडे की
जो भी एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे प्रश्न होते हैं कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा, फिर वायसराय कब से बने, तो गवर्नर जनरल के जो कार्यकाल से जुड़े हुए प्रश्न, और उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद भारत। इसके अलावा एक प्रश्न जो पत्र पत्रिकाओं से भी आ सकते हैं कि जो उस समय की पत्र पत्रिकाएं थी वो वैसे जो शिक्षा वाले में ही आ जाता है, तो पत्र पत्रिकाएं ऐतिहासिक कथन, उक्तियां और आधुनिक भारत में चर्चित व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न। क्या क्लियर? बहुत बढ़िया।